आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं साइंस के टॉप 500 प्रश्न के पार्ट 3। यानी कि इस पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं और 50 क्वेश्चन के माध्यम से मैं 200 क्वेश्चन का डिटेल देने वाला हूं। पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है दोस्त इस सेशन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए। आप आराम से साइंस के जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा 50 क्वेश्चन के थ्रू, आप उसको पूरे डिटेल में जान पाएंगे। पूरे डिटेल में, पहली बार इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या है। और इससे पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर, यानी 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर होता है किसका, परमाणु का आकार। अब जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट क्या क्या हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। तो इससे जुड़े फैक्ट हैं, एटम शब्द का मतलब क्या होता है, अविभाज्य, यानी कि इसका विभाजन नहीं हो सकता है, परंतु इसका विभाजन हो चुका है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और एक विभाजित हुआ है, उसका नाम पॉजिट्रॉन है। तो ये जान लेते हैं कि एटम शब्द का नामकरण किसने किया, तो ये किया किसने, जॉन डाल्टन ने किया था। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहरी कक्षा में घूमते रहती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी चार्जहीन, आवेशहीन ये होता है न्यूट्रॉन। और ये जान लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति हुई मिस्र में, एक जगह थी, मिस्र देश के प्राचीन नाम पर यह केमिस्ट्री शब्द पड़ी है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया का मतलब क्या होता है, तो काला रंग होता है कीमिया का मतलब। इसके पिता कौन थे, केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और जान लेना जरूरी है कि फिजिक्स शब्द का उदय कहाँ हुआ, किस भाषा से, तो ये ग्रीक भाषा से हुआ है। फिजिक्स मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब प्रकृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, देखते हैं क्या है तीसरा क्वेश्चन। रेडिएटर का क्या कार्य है। रेडिएटर यानी कि इंजन में जो कूलेंट लगा होता है ठंडा करने के लिए, छोटे छोटे कूलेंट चैम्बर बने होते हैं, तो उसका क्या काम है, इंजन को ठंडा रखना, रेडिएटर का। रेडिएटर को और हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये विकिरक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जा सकता है आपसे कि रेडिएटर को यानी कि विकिरक का क्या कार्य है, तो इसका क्या कार्य हो जाएगा, इंजन को ठंडा करना। इसकी खोज किसने की थी, तो फ्रेंच सैन गाली ने की थी। किसने, फ्रेंच सैन गाली ने रेडिएटर की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना है, यानी कि कितना न्यूनतम संभव ताप है। तो कितना है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। अब जान लेते हैं, इस दो गुण पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा गुण है न्यूनतम ताप का। तो केल्विन ने प्रस्तावित किया कि परम ताप जो है किसी पदार्थ के विशेष गुण पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा क्या था कारण, कि आदर्श गैस के गुणों के अनुसार यह परम शून्य को इंगित करता है। आदर्श गैस के अनुसार यह परम शून्य है, -273 डिग्री। पूछ सकता है कि आदर्श गैस के अनुसार परम शून्य को इंगित कैसे करता है। अब ये जान लेते हैं कि आदर्श गैस होता क्या है। तो आदर्श गैस का जो समीकरण है ये क्या है, PV = nRT। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा दाब, और V बराबर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, और N क्या होगा, मोलों की संख्या, और R क्या है, आदर्श गैस का नियतांक, जिसका वैल्यू कितना है, तो 8.314 जूल पर किलो मोल होता है। और T से क्या डिनोट करेंगे, T को हम केल्विन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें 2-3 उपभोक्ता होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो पूछ रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता सभी शाकाहारी जंतु, सभी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वो कौन कौन से जंतु हैं, जीव जंतु, तो वे हो गए खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, चूहा, जिराफ। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं प्राथमिक श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं, जो भी जंतु शाकाहारी होते हैं। और वे जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी पर निर्भर होते हैं, वे जंतु जो इस पर निर्भर करते हैं, मतलब ये जो प्रथम पे निर्भर करते हैं, वे जंतु जो प्रथम पे निर्भर करते हैं उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक श्रेणी कहेंगे। तो वो क्या होते हैं, मांसाहारी ये होते हैं। अब ये जान लेते हैं ये कौन कौन से जीव जंतु हैं। तो ये हैं मेढक, मछलियाँ, कीट पतंगों को खाने वाली पक्षी, जंतु, छिपकली, ये सब किस में आते हैं, सेकंड उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं।
और आगे इससे जुड़े कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। तो वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी पर डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रथम पे जो प्रथम क्या था, शाकाहारी था, द्वितीय क्या था, जो प्रथम पे डिपेंड है, और तृतीय क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड है, तृतीय उपभोक्ता जो है। तो वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं उन्हें शीर्ष श्रेणी का उपभोक्ता यानी तृतीय श्रेणी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू, ये सब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। उम्मीद है दोस्त आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया? ये एक थे वैज्ञानिक, रीटर ने किए थे। कौन? रीटर। पारिस्थितिकी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी शब्द का शब्द किसने दिया? तो ये दिए किसने? रीटर ने। पारिस्थितिकी को और हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से? जैविक घटक यानी कि जैविक कारक और अजैविक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है, पूछा जाता है एग्जाम में, और आने वाले जितने भी एग्जाम में वे पूछे जाने वाले हैं। और मैं लिया हूँ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? जो गोबर पर उगता है कवक, यानी कि जो छत्ता जैसा उगता है गोबर पे, तो वो उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोपोफिल कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? सभी कवक क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। और जब कवक और शैवाल दोनों मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति, यानी जो शैवाल होता है, एल्गी जो होते हैं, उसकी कोशिका भित्ति जो बाहरी दीवार होती है, ये क्या चीज़ की बनी होती है? शैवाल की। तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H10O5 होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। और यह क्या? यह एक पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुत शर्करा है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है सेल्यूलोज? तो ये जुगाली करने वाले पशु में, दीमक में, सहजीवी सूक्ष्मजीवों की मदद से सेल्यूलोज को पचाते हैं। इसमें क्या चीज़ मेन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा नामक एक जीवाणु जो सेल्यूलोज को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर जो है वो श्वसन केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो ये सबको याद होगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन केंद्र बोलते हैं, कोशिका के अंदर। जिसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कोशिका के सभी हिस्से में, यानी हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाना हर एक हिस्से में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्द से बना है। कौन कौन सा? माइटोस और कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब क्या होता है? धागा यानी सूत्र होता है। और कण का ये कॉन्ड्रियन मतलब क्या हो गया? कण। तो इसीलिए इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? सूत्र कणिका भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो ये दिया था एक वैज्ञानिक थे। कौन? सी बेंडा। कौन थे? सी बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? यदि चमगादड़ द्वारा कोई पेड़ पौधे का परागण होता है चमगादड़ द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे चिरेप्टोलॉजी। क्या कहेंगे? चिरेप्टोलॉजी। और एक ये क्या है? चमगादड़ जो है आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। ये क्या करता है? अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और ये अंडे नहीं देता, ये क्या देता है? बच्चे ही पैदा करता है। और चमगादड़ जो है ये प्रस्रव्य ध्वनि को भी सुन सकता है। और क्या है? अंडे नहीं देते, ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हरा प्रोटोजोआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त, इसका मैं डिस्कशन करूंगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जानते हैं? तो हरा प्रोटोजोआ कौन है? यूग्लिना है। क्या है? यूग्लिना है। प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस। अब यहाँ पूछता है कि मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? तो इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। यूग्लिना जो होता है यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। किसका है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे हम हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। और किसके द्वारा यह गति करता है? तो इसमें क्या होता है? काशभिका की सहायता से यह गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? यानी कि जो जीव जंतु हैं वो विकास करते हैं किस ढंग से, उसको पहले सबसे किसने समझाया? तो ये लेमार्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समझाया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वज का इतिहास
और समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है जैव विकास के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन इससे आता है संबंधित कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कौन दिए थे, ये दिए थे चार्ल्स डार्विन, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिए थे नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में क्या प्रयुक्त होता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन यदि हमें कराना हो, आर्टिफिशियल रेन, तो किससे हम कराएंगे आर्टिफिशियल रेन, किसके द्वारा, तो सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर आसमान में छोड़ी जाती है जिससे क्या होती है, कृत्रिम वर्षा होने लगती है। और सबसे शुद्ध जल क्या होता है, वर्षा जल होता है सबसे शुद्ध जल। अब ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल जो होता है वो जमीन पे आने पे ये शुद्ध नहीं रहता है, ये जब जल ऊपर ही रहता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही ये शुद्ध रहता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही वर्षा जल शुद्ध रहता है। यदि एटमॉस्फेयर में आ गया तो ये शुद्ध जल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेस मिल जाते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या है सिल्वर आयोडाइड का, ये होता है AgI, यानी Ag से सिल्वर हो गया, आई से आयोडीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन क्षमता सबसे कम किस किरण की होती है, आयनन क्षमता सबसे कम किस किरण की होती है। किरण बहुत प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे किरण हो गया, गामा किरण, तो किसका आयनन क्षमता सबसे कम होता है, तो गामा किरण का। और भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा इसी का होता है, गामा किरण का, और आयनन क्षमता सबसे कम होता है। तो गामा किरण जो होता है एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर फोटोन है। अब परमाणु के नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। यदि रेडियो सक्रिय क्षय होता है तो उससे कौन सा किरण उत्पन्न होता है, गामा किरण उत्पन्न होता है। और इसका खोज कैसे हुआ था, इसका खोज हुआ था कि एक वैज्ञानिक थे जो बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेनरी बैकुरल, फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे। तो 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी। जब वे रेडियम निकालने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे तो उसी टाइम कौन से किरण का खोज हुआ था, गामा किरण का खोज हुआ था। गामा किरण जो होता है नाभिक में से, गामा किरण नाभिक में से अल्फा और बीटा किरण निकलने से बनता है। और भेदन क्षमता क्या होता है, अल्फा बीटा किरण से ज़्यादा होता है, किसका, गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। और इसमें बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जिसके कारण इसका गंध होता है। तो इसमें पाया जाने वाला सल्फर भी इसमें पाया जाता है, तीखे स्वाद और गंध के लिए उत्तरदायी है क्या, सल्फर। और इसमें एलिसिन एजोइन भी पाया जाता है। लहसुन किस कुल का पौधा है, तो ये है लहसुन प्याज कुल का एलियेसी की एक प्रजाति है। इसका नाम क्या है, पूरा वैज्ञानिक नाम, तो एलियम सटिवम है, क्या है, एलियम सटिवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातुओं में यदि धातु में ऑक्साइड होगा तो उसका प्रकृति क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्षारीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं प्रकृति में, क्षारकीय होते हैं। और एक और होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय और क्षारकीय दोनों होते हैं, एल्युमिनियम और जिंक और ये सभी के ऑक्साइड। तो इसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं प्रकृति में, अम्लीय होते हैं। अधातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और दोनों में है, याद रहेगा, एक याद होगा तो हमेशा दूसरा याद हो जाएगा। तो अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और कमरे के तापमान पर अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका क्या है रासायनिक नाम, CaOCl2 है इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसका पूरा क्या बोलेंगे, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे। और ये कैसे प्राप्त होता है, ये शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसको हम प्राप्त करते हैं, क्या, विरंजक चूर्ण को। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी जान लेना जरूरी है दोस्त। तो ये इसका उपयोग वस्त्र व कागज उद्योग में होता है और रोगाणुनाशक में, ऑक्सीकारक में प्रयोग होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्त, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। अब बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन में पूरा जान पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है दोस्त, आप बारिश के समय में देखे होंगे, जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये किसके कारण घटती है, तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण, दोनों के कारण घटती है। परावर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरण टकराकर लौटती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसे हम अपवर्तन करते हैं। तो ये दोनों घटना किस में होती है, इंद्रधनुष में घटित होती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इसका ट्रिक क्या है, बैजानी पिनाला है, सभी रंगों का ये ट्रिक है, बैजानी पिनाला।
क्या हो जाएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसका ट्रिक ये हो जाएगा। और हमेशा क्या होता है, जिधर सूर्य उगा हुआ है सूर्य के उल्टा दिशा में हमेशा क्या होता है, इंद्रधनुष। आप इसे गौर करेंगे, सूर्य के हमेशा उल्टा दिशा में इंद्रधनुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर से रिलेटेड है ये। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत होता है इसका रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत विभव मापने में किया जाता है। और विद्युत विभव मापने की इकाई क्या है, वोल्ट है। एक आदर्श आमीटर, यदि आमीटर पूछे तो 0 हो जाएगा, और वोल्ट मीटर पूछे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल क्या है, यानी प्राइमरी सेल क्या है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शुष्क सेल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल कहते हैं। वे सेल जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें एक बार प्रयोग, यानी एक बार आवेशित करके फिर से प्रयोग कर लें तो उसे हम फिर से चार्ज, यानी कि फिर से आवेशित नहीं कर सकते हैं। वैसे सेल को हम क्या कहेंगे, जो बैटरी वाला जो रेडियो में सेल लगता है दोस्त, छोटा छोटा रेडियो में जो टॉर्च में लगता है सेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, शुष्क सेल कहेंगे। जो घड़ी में सेल लगता है उसे हम क्या कहेंगे, शुष्क सेल कहेंगे, क्योंकि उसे एक बार चार्ज हो गया तो फिर से चार्ज नहीं होता है वो। और ये जान लेते हैं कि लेक्लांचे सेल का आविष्कार कौन किए थे। तो ये किए थे फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्जेस लेक्लांची ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज किससे बनता है। क्वार्टज किससे बनता है, तो ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। और क्वार्टज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्फटिक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्फटिक किससे बनता है, तो जवाब क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट होगा। यह क्या, इसका मुख्य घटक क्या क्या है, रेत और ग्रेनाइट इसका मुख्य घटक है। और भूपरपट्टी में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज ये है, क्या, कैल्शियम सिलिकेट यानी कि क्वार्टज। और ये कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो SiO4 यानी SiO4 के सिलिकॉन ऑक्सीजन चतुष्फलकीय से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेंसिल का लेड, जो हम पेंसिल यूज करते हैं दोस्त, पेंसिल का लेड किसका बना होता है, तो ये पेंसिल का लेड बना होता है किसका, ग्रेफाइट का, जो बीच में काला जैसा होता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है, तो अधातु होते हुए भी क्या है, ये विद्युत का सुचालक है। जो कि अधातु नॉर्मली सामान्यतः क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ये जो ग्रेफाइट है अधातु, ये विद्युत के सुचालक हैं। ग्रेफाइट किसका एक अपरूप है, कार्बन का। ऐसे भी पूछा जाता है कि हीरा भी किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का। और ग्रेफाइट भी, दो अपरूप हैं कार्बन के, ग्रेफाइट और हीरा। यह क्या होता है, 7000 डिग्री पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और यह क्या होता है, विद्युत और ताप का सुचालक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है, CD यानी कि कैंडेला इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैंडेला बोलते हैं इसको। अब कैंडेला किसको कहते हैं, यानी कि ज्योति फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकंड में जितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, यानी बल्ब से 1 सेकंड में जितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ज्योति फ्लक्स कहेंगे 1 सेकंड में। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है mL2T⁻³ होता है इसका विमीय सूत्र। और ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना यानी सिद्धांत किसने दिया, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कौन दिए थे, ये दिए थे बीडल और टैटम ने। किसने, बीडल और टैटम ने दिए थे। एक जीन एक एंजाइम है क्या, तो जीन जो है एंजाइम के उत्पादन के माध्यम से कार्य करता है। जीन किसके माध्यम से कार्य करता है, एंजाइम उत्पादन के माध्यम से। तो जीन का संश्लेषण करने के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक जो कि हरगोविंद खुराना थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया था, जीन का संश्लेषण। 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन क्या है, तो जीन एक क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है किसके थ्रू, तो ये अनुवांशिक पदार्थ जो DNA है उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा दोस्त, लॉजी और ये कल्चर जो पूछा जाता है, जैसे VT कल्चर, सेरी कल्चर हो गया, PC कल्चर हो गया, और ये डेंड्रोलॉजी हो गया, पोमोलॉजी हो गया, ये सभी, और कैलोलॉजी हो गया, जेरेंटोलॉजी हो गया। ये सभी का वीडियो मैं एक वीडियो में पूरा डिटेल में मैं लगभग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। स्पेशल क्या होगा, डेंड्रोलॉजी या फिर जितने भी संबंधित हैं, जितने भी शाखा हैं उससे संबंधित मैं डिस्कस करूंगा, वो एक वीडियो में आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है।
तो इसका क्या मात्रक है? इसका मात्रक जूल है। कार्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बल गुने बल की दिशा में विस्थापन बोलते हैं इसको। यानी कि W बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा होता है वर्क बराबर। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो है थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये जान लेते हैं कि यदि क्या है, विस्थापन और बल की दिशा लंबवत हो यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। 90 डिग्री में क्या कार्य होगा? कोई कार्य नहीं। 90 डिग्री में जीरो कार्य। और 180 डिग्री यदि कोण बनाएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। क्या होगा? निगेटिव कार्य हो जाएगा। यदि 0 डिग्री बना रहा है कोण दोनों में तो क्या होगा? अधिकतम यानी कि एक कार्य हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होगा? 1 डिग्री होगा। इसीलिए क्या होगा? कार्य अधिकतम होगा। और देखते हैं क्या है, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। और 1 कैलोरी का मान क्या होता है? ये भी पूछता है एग्जाम में। 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी का मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं दोस्त। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी अपने दोस्तों में बताएं कि बहुत अच्छा सेशन चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है? गैस में यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका विलेयता क्या होगा? ज़्यादा घुलेगा या फिर नहीं घुलेगा? तो क्या होगा? यदि हम इस पर दाब बढ़ाएंगे गैस में द्रव की विलेयता तो ये बढ़ जाएगा। और इसमें यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कम जाएगा। तापमान यदि गैस के द्रव में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका विलेयता कम जाएगा। और ये क्या है? गैस का द्रव में घुलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी है क्या। तो ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया है कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्मा यानी हीट बाहर निकले, वैसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। और वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऊष्मा बाहर नहीं निकले, ऊष्मा अंदर आए, ऊष्मा का जरूरत हो अंदर में, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का शोषण करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना किस में घुलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सोना किस में घुलता है? अम्लराज में घुलता है। अब ये जान लेते हैं कि एक्वारेजिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एक्वारेजिया मतलब होता है शाही जल। और ये कितने कितने अनुपात में और किस किस चीज़ को मिलकर बनता है अम्लराज? तो ये बनता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण ही अम्लराज है। यानी कि नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात 3। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और यह जो होता है स्वर्ण और प्लेटिनम दोनों नोबल धातुओं को भी क्या करता है? ये गला देता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किस में होता है? तो ये क्या होता है? साइकस में होता है। साइकस एक पौधा है जो आपको नारियल के पेड़ के पत्ते आप देखे होंगे दोस्त, उस ढंग का होता है साइकस का पौधा जो होता है। छोटा छोटा पौधा है, तो ये 100 प्लांट में आते हैं। तो साइकस क्या है? एक अनावृत बीजी पादप है। और ये क्या है? साइकेडोफाइटा नामक पादप के एक प्राचीन वर्ग का सदस्य साइकस जो है। और साइकस कैसा दिखता है? ताड़ जैसा दिखने वाला एक मरुद्भिद पौधा है। साइकस को और किस नाम से बुलाते हैं? तो साइकस को हम सागोपाम नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से? सागोपाम नाम से बुलाते हैं। इसे हम जीवित जीवाश्म भी कह सकते हैं साइकस को। और साबूदाना किससे बनता है? तो साइकस से ही बनता है। साइकस के तना में जो मंड होता है, जैसे कि आप देखे होंगे एलोवेरा के तना में जो मंड होता है, उसी ढंग से साइकस के तना में भी मंड होता है, उससे निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। और सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीन का लैटिन नाम क्या है? तो टीन को हम किससे डिनोट करते हैं? SN से। SN का मतलब क्या होता है? अस्टेनम होता है SN का मतलब। और टीन का परमाणु संख्या कितना है? तो ये 50 है टीन का परमाणु संख्या। और सोना का कितना है? 79 है। याद करना है। अब देख लेते हैं इसका अयस्क क्या है टीना का? तो कैसेटीराइट यानी SnO2 और सल्फाइड इसका अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सबसे कम चालक धातु कौन है? यदि धातु में सबसे कम चालकता की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? सीसा। सीसा का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 82 है सीसा का। और ये सीसा बहुत प्रकार के होते हैं, फ्लिंट कांच, क्रुक्स कांच। तो उसमें एक सीसा का मैं डिस्कशन किया हूँ जो कि फ्लिंट कांच है। इसका प्रयोग किस में होता है? तो गामा किरण और अल्फा किरण से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? किस शाखा से? तो ये ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता, यानी ध्वनि का स्रोत जहाँ से ये बाहर हो रहा है ध्वनि और जहाँ पे ये कोई सुन रहा है, तो इसके बीच जो अपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो सुनाई पड़ता है उसकी आवृत्ति
जो श्रोता को सुनाई पड़ रहा है उसकी आवृत्ति कम या अधिक होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर लैंगिक हार्मोन क्या है। नर लैंगिक यानी पुरुष वाला हार्मोन जो है ये क्या है, पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है। तो पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ये टेस्टिस हार्मोन पाया जाता है दोस्त। पुरुष में टेस्टिस हार्मोन पाया जाता है। टेस्टिस हार्मोन किसके लिए, नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये किसका निर्माण करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है ये टेस्टिस में। और मादा हार्मोन क्या है, मादा हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है दोस्त, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, MgOH। MgOH इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसे जल में घुलाते हैं MgOH को तो ये कैसा रंग देता है, ये दूध जैसा रंग देता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है और यह जल में घुलकर कैसा रंग देता है, दूध जैसा रंग देता है। इसका उपयोग किस में करते हैं, पेट की अम्लीयता दूर करने में करते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किया जाता है MgOH का उपयोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर का अणुसूत्र क्या है। सल्फर का अणुसूत्र, तो सल्फर को हम S8 से डिनोट करते हैं, क्या, S8 से। फास्फोरस को किससे डिनोट करते हैं, P4 से। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना है, 16। कितना है सल्फर का, 16। दोनों 100 से है, 16 याद रहेगा। सल्फर का परमाणु भार क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, तो इसका हो जाएगा 32.064 होता है इसका एटॉमिक वेट। और इसका संकेत क्या है, यस है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत ये एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था मैक्स प्लांक क्वांटम। इन्होंने अपने ही नाम पर एक सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत है क्या, जानते हैं। क्वांटम सिद्धांत जो है पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण कणों की गति के साथ संबंधित है ये जो सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का निर्माण के आधारभूत इकाई क्या है। तो इसका क्या आधारभूत इकाई, ये अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बनता है, तो अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल से बनता है। और जंतुओं के शरीर में कितना अमीनो एसिड का ज़रूरत होता है, यानी कि अम्ल का, तो 7 प्रकार के। और मानव शरीर में 8 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जरूरी जो अम्ल है ये 8 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या कैसे, मतलब कौन सा प्रक्रिया है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में उपयोग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब किसी भी चीज़ से या अभिक्रिया में पानी को सोख लेना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन, और हिंदी में निर्जलीकरण कहेंगे। तो इसका सूत्र क्या है, जिप्सम का सूत्र पहले जान लेते हैं, क्योंकि जिप्सम से ही क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। इसमें कितना अणु जल पाया जाता है, तो 2 अणु जल पाया जाता है। किसमें, जिप्सम में 2 अणु जल पाया जाता है। अब बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना जल पाया जाता है, तो इसमें हाफ अणु, यानी कि उसका आधा हो जाता है, हाफ अणु जल पाया जाता है। किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, क्योंकि जल को निर्जलीकरण द्वारा सोख लिया जाता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस द्वारा। अब जान लेते हैं कि जिप्सम को 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो क्या जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है, और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल की गुणवत्ता यानी ज्वलन गुणवत्ता किससे बढ़ाई जाती है या फिर किससे मापी जाती है। तो ये ऑक्टेन संख्या एक है, जो पेट्रोल की गुणवत्ता, हर एक चीज़ की गुणवत्ता कुछ में मापी जाती है दोस्त। जैसे सोने की गुणवत्ता कैरेट में नापी जाती है और हीरे की भी गुणवत्ता कैरेट में मापी जाती है। तो इसी तरह पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता जो है ये ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। ऑक्टेन क्या है, एक ऑक्टेन नंबर एक मूल्य है जो मोटर ईंधन के प्रतिरोध को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGS प्रणाली में बल का इकाई क्या है। तो ये क्या है, डायन है। डाइन नहीं है दोस्त, डायन है CGS प्रणाली में। तो SI यूनिट में बल की इकाई क्या है, न्यूटन है बल की इकाई। 1 kg बराबर कितना न्यूटन होता है, ये 9.8 न्यूटन होता है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक डाइन इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg मीटर पर S स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच धातु मिश्रण क्या है, यानी डच धातु जिसे हम कहते हैं उसमें क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है डच धातु में। अब जान लेते हैं कि पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है। तो पीतल में किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है जिंक और कॉपर का। कांसा में किसका होता है, टीन और कॉपर का।
और एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन में सिल्वर भी दिया रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, सिल्वर ही नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो वही चीज़ नहीं होता है जो नाम में है, सिल्वर ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल कैसा होता है, खारा होता है, यानी क्षारीय होता है। तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा। तो इसका कितना होता है पीएच मान, 8.4 हो जाएगा। समुद्री जल क्या होता है, क्षारीय होते हैं। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि हम इसे पीते हैं आसानी से। कितना होता है, ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TNT का रासायनिक नाम क्या है। TNT एक क्या है, विस्फोटक पदार्थ है जो विस्फोटकों में नॉर्मली यूज होता है। तो TNT को हम क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन इसका पूरा नाम हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। TNT क्या है, एक पीला ठोस कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, विस्फोटक के रूप में होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का डिटेल डिस्कशन हमेशा लाते रहता हूं दोस्त। 1 दिन 2 दिन पे वीडियो मेरी आते रहती है और पूरा डिटेल डिस्कशन करता हूं दोस्त। जो भी डिस्कशन करता हूं उसको पूरे एकदम तोड़ के रख देता हूं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें और हमेशा हर एक सेशन को लाइक करें और इसी तरह वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है। कांच देखे होंगे नीला, गहरा नीला किसके कारण होता है, ये एक होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, कांच का रंग नीला होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है। सागौन, जो सागवान देखे होंगे आप, सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस है। क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस है। और इससे संबंधित एक और पूछता है क्वेश्चन, दूब घास का रासायनिक नाम क्या है, यानी वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वनस्पतिक नाम क्या है, काइनोडोन डेक्टालोन। काइनोडोन डेक्टालोन इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, स्पॉन्ज का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्पॉन्जी का अध्ययन क्या कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, पैरालॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्त, ये पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। तो स्पॉन्ज का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पैरालॉजी के अंतर्गत। मैं लॉजी का वीडियो, लॉजी और कल्चर से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे, मैं एक वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे पोलिनोलॉजी कहते हैं। कि क्या कहते हैं, परागकण के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहते हैं। और शुक्राणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन कहाँ बनता है। तो ये बनता है यकृत यानी लीवर में, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। और यहाँ विटामिन ए भी संचित होता है, कहाँ, यकृत में। और आगे जान लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, खून के जमने में सहायक होता है। और खून के जमने में एक और विटामिन सहायक होता है, वो क्या है, के है। और जो रक्त का थक्का नहीं बनता है कौन सी बीमारी में, हीमोफीलिया नामक बीमारी में नहीं बनता है। हीमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है। अब ये जान लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक क्या है, खून में पाए जाने वाला प्रोटीन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ क्या किसे कहते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो ये हिपोक्रेट्स हैं। कौन है, हिपोक्रेट्स। इसका भी वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगा दोस्त। फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो सभी सब्जेक्ट के कौन से पिता हैं या जनक किसे कहते हैं। तो वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, ये है थियोफ्रेट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ALP में पिछले बार, शल्य चिकित्सा के जनक कौन है। तो ये कौन है, शल्य चिकित्सा यानी कि जो ऑपरेशन जो होता है, ये चीड़ फाड़ वाला जो चिकित्सा है, उसके जनक कौन है। तो ये है सुश्रुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, ये भी पूछता है। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं, 3 हैं। कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसका 3 समस्थानिक है। और क्या है, हाइड्रोजन को हम कौन सा धातु का संज्ञा देते हैं, आवारा धातु भी किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। और सभी अम्ल में पाए जाने वाला क्या चीज़ है, हाइड्रोजन ही है। पूछता है सभी अम्ल में क्या चीज़ पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है क्वेश्चन दोस्त, ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। ये आपको जवाब देना है, किसमें, कमेंट में आपको ये जवाब देना है। यदि आप इसका जवाब देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन फिर आपसे एक लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में मैं इसका जवाब दे दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं।
जो कि आपको हेल्पफुल होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। मैं इस तरह का वीडियो पार्ट वाइज करके लाता रहूँगा जब तक 500 कंप्लीट नहीं हो जाते। इसके बाद मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के हज़ार क्वेश्चन लाऊंगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल डिस्कशन करूंगा, जो कि पहली बार इतने डिस्कशन कोई नहीं करता है दोस्त। मैं इतने बार पूरे डिस्कशन करूंगा, फुल डिटेल में चलेगा इसका डिस्कशन। पूरा साइंस जब तक कंप्लीट नहीं होगा दोस्त, मैं टॉपिक वाइज इसको कवर करते रहूँगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।